हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट फिजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एच.सी. वर्मा की बुक दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे पहले वीडियो में मैं फर्स्ट 10 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हियर इज़ द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द पावर ऑफ 100 वोट बल्ब इन CGS यूनिट। तो यहाँ पे जैसा कि क्वेश्चन से ही क्लियर है हमें, जो ये 100 वोट है ये पावर की यूनिट है। तो सबसे पहले पावर को देख लेते हैं कि पावर क्या होता है। पावर को हम डिफाइन करते हैं, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, और जो वर्क की यूनिट होती है वो हम जनरली CGS यूनिट जो इसकी है वो है जूल, और टाइम की यूनिट है सेकेंड, यानी कि जूल पर सेकंड आपका पावर का यूनिट हो गया। तो जूल पर सेकंड को ही हम क्या बोल देते हैं बच्चों, वोट बोल देते हैं। तो जूल पर सेकंड इज वोट। जनरली मुझे क्या कन्वर्ट करना है, इस जूल पर सेकंड को मुझे CGS यूनिट में कन्वर्ट करना है। जूल का CGS यूनिट जो होगा वो आपके पास अर्ग होगा, और जो टाइम है उसका SI और CGS सिस्टम दोनों सेकंड होता है। तो यहाँ पे टाइम को हमें सेकंड का सेकंड ही रहने देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जूल मैं आपको रिलेशनशिप बता देती हूँ कि एक जूल जो है इज इक्वल टू 10⁻⁷ आर्क। तो अगर आपको ये रिलेशनशिप पता है तो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। आपको क्या दिया है, 100 वोट, यानी कि 100 जूल पर सेकंड लिख दो, या फिर आप 100 वोट लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। तो अभी इसको कन्वर्ट करते हैं। 100 जूल की जगह मुझे अर्ग लिखना है, तो 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो टोटल यहाँ 10⁹ अर्ग पर सेकेंड, एंड दिस इज द कन्वर्जन। Now moving to the next question, question number 12. The normal duration of ICS physics practical period in Indian college is 100 minute. Express this period in microcenturies. और आपको यहाँ पे रिलेशनशिप भी दिया है कि 1 माइक्रो सेंचुरी इज इक्वल टू 10⁻⁶ इंटू 100 ईयर्स। हाउ मैनी माइक्रो सेंचुरीज डिड यू स्लीप यस्टरडे। तो ये तो चलो क्वेश्चन वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। अभी हमें क्या करना है, 100 मिनट्स को, 100 मिनट्स दिया है प्रैक्टिकल पीरियड का टाइम, और उसको आपको एक्सप्रेस करना है माइक्रो सेंचुरी में। और आपको रिलेशनशिप यहाँ पे दिया हुआ है कि एक माइक्रो सेंचुरी जो है वो 10⁻⁶ इंटू 100 ईयर्स के इक्वल है। ओके, लिख लेते हैं इसको। 10⁻⁶ इंटू 100 ईयर्स इज इक्वल टू 1 माइक्रो सेंचुरी। ओके, अभी मुझे क्या करना है, मुझे मिनट्स चाहिए। यहाँ पे जहाँ ईयर्स है मुझे मिनट्स का और माइक्रो सेंचुरी का रिलेशनशिप चाहिए, तो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं बच्चों। तो 10⁻⁶ इंटू 100, 1 ईयर में हमें मिनट्स काउंट करने हैं कि कितने होते हैं। तो मुझे पता है कि एक साल में 365 डेज होते हैं, हर दिन में आपके पास 24 हार्स हैं, और हर एक हार में 60 मिनट्स होते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको जो ईयर्स है उसको मिनट्स में लिख लिया, इज इक्वल टू 1 माइक्रो सेंचुरी, ठीक है। तो अभी मुझे क्या चाहिए, 1 मिनट का रिलेशनशिप चाहिए। तो ओके, कर देते हैं इसको। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻⁶ इंटू 100 इंटू 365 इंटू 24 और इंटू 60। लेकिन मुझे जो कन्वर्जन करना था वो क्या था कि 100 मिनट्स में, तो 1 मिनट में मुझे पता चल गया कि इतनी माइक्रो सेंचुरीज होंगे। अभी मुझे 100 में फाइंड आउट करना है, तो दोनों तरफ अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 100 से 100 आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 10⁻⁻⁶ है, ये +6 हो जाएगा, और डिवाइड बाय 365 इंटू 24 इंटू 60। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर जो होगा नियर अबाउट 1.9, आंसर इज नियर अबाउट 1.901 माइक्रो सेंचुरीज। सो ये आपका कन्वर्ट हो गया, 100 जो मिनट है उसको हमने माइक्रो सेंचुरी में कन्वर्ट कर दिया। आई होप क्लियर होगा। अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13, द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 72 पर सेंटीमीटर, कन्वर्ट इट इन SI सिस्टम। ओके, सरफेस टेंशन आपको दिया है, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू 72 डाइन पर
सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको क्लियर होगा कि सरफेस टेंशन जो हुआ है, डाइन जो है भाई ये फोर्स की यूनिट है। फोर्स की कौन सी यूनिट है? सीजीएस यूनिट है। और ये है आपका लेंथ की यूनिट। लेंथ की कौन सी यूनिट हुई है? ये भी सीजीएस यूनिट। तो यहाँ पे डाइन और सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट है, इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो जो फोर्स का एसआई यूनिट होता है वो होता है आपके पास न्यूटन, और जो लेंथ का एसआई यूनिट होता है वो होता है मीटर। यानी कि डाइन और सेंटीमीटर का कन्वर्जन आपको यहाँ पे न्यूटन और मीटर में करना है। तो अगर आपको ये रिलेशनशिप पता है कि एक न्यूटन और एक डाइन में क्या रिलेशनशिप है, एक मीटर और सेंटीमीटर में क्या रिलेशनशिप है, तो आई डोंट थिंक कि ये क्वेश्चन आपके लिए टफ होगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 72 मल्टीप्लाई बाय, मुझे डाइन्स की जगह क्या लिखना है? न्यूटन लिखना है। तो अभी मुझे रिलेशनशिप पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी फिलहाल के लिए, कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। एंड ये तो आपको पता ही है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे डाइन की जगह न्यूटन लिखना है तो मैं इसको लिखूंगी 1/10⁵ न्यूटन्स, डिवाइडेड बाय, मुझे सेंटीमीटर की जगह मीटर लिखना है तो ये 1/100 हो जाएगा। 1/100 या 10⁻² कर सकती हूँ, यहाँ पे मीटर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 72 इंटू 10⁻⁻5 और यहाँ हो जाएगा आपका +2, साथ में यूनिट हो गई आपकी न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे 72 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, न्यूटन पर मीटर, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो? 0.072 न्यूटन पर मीटर। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया डाइन पर सेंटीमीटर न्यूटन पर मीटर में। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द काइनेटिक एनर्जी K ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी depends on its moment of inertia I and its angular speed omega. Assuming the relationship to be K is equal to small k I⁻⁴ omega b, where K is a dimensionless constant, find A and B. ओके, तो यहाँ पे हमें डायमेंशंस का यूज़ करते हुए जो अननोन क्वांटिटीज़ हैं यहाँ पे A और B, उसको फाइंड आउट करना है। क्या कहा गया है कि ये जो K यूज़ किया गया है ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर, यहाँ पे जो I है उसका रिलेशनशिप भी दिया है कि कैसे वो मास और रेडियस पर डिपेंड करती है। तो चलो इस इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं। हमें वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वो A और B की फाइंड आउट करनी है, ये अननोन है यहाँ पे। तो K इज इक्वल टू स्मॉल k I⁻⁴ एंड ω⁻⁴ ओके, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको यहाँ पे डायमेंशंस पता होनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, और साथ ही साथ आपको जो एंगुलर ये जो स्पीड दी गई है इसकी एंगुलर स्पीड अगर आपको याद हो, हमने लास्ट लेक्चर में इसको फाइंड आउट किया था। अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियो एक बार चेक कर सकते। चलो यहाँ पे है काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी लिखो या काइनेटिक एनर्जी लिखो एक ही बात है। तो काइनेटिक एनर्जी का आपका फॉर्मूला आप पढ़ते आ रहे हो, दैट इज ½ क्योंकि मुझे डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है तो मैं इस फॉर्मूले को यूज़ करती हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी है ये ½ होता है, क्योंकि ये हाफ जो है एक नंबर है जो कि डायमेंशनलेस है, तो इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं होगी। m यहाँ पे मास है, तो मास के लिए मैंने डायमेंशन लिख दिया कैपिटल M। यहाँ पे v जो है वो वेलोसिटी है, तो v² है, तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन हुआ L1t-1 उसका हमने यहाँ पे कर दिया स्क्वायर। तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है जिसको यहाँ पे कैपिटल K से दिखाया गया है, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन आपके पास आ जाता है m1 L² एंड t-2। अब बात करते हैं ये जो आपके पास है यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, इसका वैल्यू आपको दिया है कि 2/5 mr², जहाँ पे m मास है, r जो है वो रेडियस होता है। तो अगर मैं इसको लिख दूँ I इज इक्वल टू 2/5 mr², क्योंकि 2/5 डायमेंशन लेस हो गया तो इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं होगी। मास है तो उसका डायमेंशन हो गया कैपिटल M, r², या फिर आप लिखो यहाँ पे L का स्क्वायर, क्योंकि जो r है वो रेडियस है तो एक किस्म से डिस्टेंस ही हुआ, तो डिस्टेंस का जो डायमेंशन होता है वो L होता है, तो दैट्स वाई L²। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला जो बन गया m1 L² बन गया। ठीक है, अब बात करते हैं ओमेगा की। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि जो ओमेगा होता है, यहाँ लिख देती हूँ कि जो ओमेगा होता है यानी कि जो एंगुलर स्पीड होती है वो क्या होता है? एंगल डिवाइडेड बाय टाइम। और क्योंकि एंगल जो है एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन वाली जो क्वांटिटी आपके पास बच गई इस एंगुलर स्पीड में वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? टाइम है।
तो यहाँ पे ओमेगा का जो आपका डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो 1/t या फिर t इनवर्स इसको आप लिख सकते हो, t इनवर्स हो जाएगा। तो बाय पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाला हमने, m1l² और साथ में क्या है t-2 है इज इक्वल टू k, क्योंकि पहले ही यहाँ पे बोल दिया गया कि k एक डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है तो इसकी कोई डायमेंशन में यहाँ पे पुट नहीं करती। उसके बाद i⁻⁴, तो i जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका डायमेंशन फॉर्मूला मेरे पास क्या आया m1l², उसका पावर साथ में है मेरे पास यहाँ पे a। उसके बाद ओमेगा का डायमेंशन फॉर्मूला t-1 और पावर है यहाँ पे b। बाय रीअरेंजिंग दिस व्हाट वी गेट m⁻⁴ l⁻²a एंड t⁻⁻b, और इस तरफ हमारे पास m1 l2 एंड t-2। तो अगर डायमेंशन, ये जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, अगर डायमेंशन फॉर्मूले आपने पढ़े हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी कि कोई भी इक्वेशन है वो सही होती है अगर उसका जो डायमेंशन है राइट हैंड साइड का और लेफ्ट हैंड साइड का अगर मैच करता है। तो अगर ये इक्वेशन हमें सही दी गई है तो इसका मतलब क्या है कि जो डायमेंशन आपके पास राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में है वो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो अगर डायमेंशंस फॉर्मूला इक्वल होने चाहिए तो इसका मतलब क्या है कि अगर m⁻⁴ यहाँ 1 है तो यहाँ भी m⁻⁴ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ से मुझे a की वैल्यू क्या मिल गई कि a शुड बी इक्वल टू 1। अब बात करें b की, तो b यहाँ से किसके इक्वल है, -b इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आपके जो अननोन्स हुए a और b, उसकी वैल्यू आपको पता लग गई कि ये 1 एंड 2 आएगा। सो दैट्स इट अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 15। Theory of relativity reveals that mass can be converted into energy. The energy E so obtained is proportional to the certain power of mass and speed c of the light. Guess the relation among the quantities using the method of dimension. ओके इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है बच्चों, आपको फॉर्मूला फाइंड आउट करना है कि क्या कहा गया कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें क्या बताती है कि जो एनर्जी होती है वो मास में कन्वर्ट की जा सकती है या फिर जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को आपको फाइंड आउट करना है यूजिंग द डायमेंशन। तो उसके लिए आपको क्या एज्यूम करना है, जो जो क्वांटिटीज़ आपको दी गई हैं कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास पे और साथ ही साथ वो स्पीड ऑफ लाइट पे। तो उसको हम लिख लेते हैं, क्या कहा कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास m। तो हम मान लेते हैं कि जो मास है उसकी जो पावर है वो a है यहाँ पे, और स्पीड ऑफ द लाइट, तो स्पीड ऑफ द लाइट यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द लाइट। इसकी पावर को हमने a एज्यूम किया है और इसकी पावर को हमने b एज्यूम किया है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली ऐसा नहीं दिया कि कितना डिपेंड करता है मास पे या लाइट पे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे पावर्स एज्यूम की है कि लेट अस कंसीडर मास जो है उसकी पावर यहाँ पे a मान लेते हैं और जो स्पीड है लाइट की उसकी पावर हम यहाँ पे b मान लेते हैं। तो जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हम यहाँ से हटाएंगे तो आपके पास एक कांस्टेंट आता है जो कि डायमेंशन लेस होगा, जाहिर सी बात है। m मास है तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला चलो अभी नहीं लिखते, तो यहाँ ma और cb। अभी अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूला लिख दूँ दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, ये आपके पास आया एनर्जी। और अभी लास्ट उसमें आपने देखा था कि एनर्जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला था, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी लिखो एनर्जी लिखो एक ही बात है, तो हमने निकाला था वहाँ से ½ mv² वाला जो फॉर्मूला अप्लाई किया था। तो यहाँ पे आपका m1 हो गया था, l² हो गया था और t-2। तो यही डायमेंशन फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो कि जो एनर्जी है उसका जो डायमेंशन है वो बन गया m1 l2 एंड t-2 इज इक्वल टू k। यहाँ पे आपके पास डायमेंशन लेस कांस्टेंट है तो उसका कोई डायमेंशन आप यहाँ पे पुट नहीं करोगे। m मास है तो मास के लिए कैपिटल एम आपने डायमेंशन लिख दिया और उसका जो पावर है आपके पास a। उसके बाद c जो है स्पीड ऑफ द लाइट है, तो स्पीड या जो वेलोसिटी है आपके पास उसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है दैट इज l1 और t-1। तो यहाँ से फॉर्मूला अगर मैं लिखूँ l1 t-1 रेज़ टू पावर b, अगेन m⁻1 l² t-2 is equal to m⁻a l⁻b and t⁻⁻b। तो इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग हमें क्या पता चलता है कि अगर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है वो इक्वल है तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और जो b होगा आपके पास दैट इज इक्वल टू 2। तो a is equal to 1 and b is equal to 2. So by putting these values
ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 1 जो आपने कंसीडर की थी, अगर उसके अंदर वैल्यू रख दें तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास रेज टू पावर कितना 1 एंड सी आपका है स्पीड ऑफ द लाइट, तो उसका पावर हो गया आपके पास c²। तो यहाँ से आपके पास जो है रिलेशनशिप आपको पता चल जाता है कि एनर्जी कैसे डिपेंड करती है मास और स्पीड ऑफ लाइट पे। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहो E इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अगर यहाँ से हटा दो तो आप इसको K m1 एंड c² भी लिख सकते हो। सो हियर इज द रिलेशनशिप ऑफ एनर्जी, मास एंड स्पीड ऑफ द लाइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। Question number 16, I is equal to current through a conductor, R is equal to its resistance and V is equal to potential difference across its ends. According to Ohm's law, product of two of these quantities equal to third. Obtain Ohm's law from the dimensional analysis. और आपको डायमेंशंस दी गई है यहाँ पे R and V की, as you can see in the question. ओके, यहाँ पे आपको क्या कहा गया है कि इन तीनों में से एक क्वांटिटी जो है वो दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। आपको ये नहीं बताया कि कौन सी क्वांटिटी किसके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। तो आप कोई भी रैंडम इनमें से कोई सा भी क्वांटिटी है उसको प्रोडक्ट ऑफ द रिमेनिंग टू क्वांटिटीज़ के इक्वल लेके चल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कंसिडर कर लूँ कि जो करंट है मान लेते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस एंड जो आपका रेसिस्टेंस है, और यहाँ पे आपको पावर कंसिडर करनी पड़ेगी कि मान लेते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे उसकी पावर B है, A है सॉरी, उसकी पावर A है और यहाँ पे जो आपका रेसिस्टेंस है उसकी पावर हो गई B। तो अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ से हटा दूँ तो आपको पता है कि यहाँ पे एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट K आता है, उसके बाद यहाँ V रेज टू पावर A एंड R रेज टू पावर B। नाउ पुटिंग द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ऑल दीज क्वांटिटीज, इधर करंट है तो I को I ही रख लेते हैं हम, इज इक्वल टू K क्योंकि एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है तो यहाँ पे हमें इसका कोई डायमेंशन रखने की जरूरत नहीं है, इसको यहाँ से कैंसिल करते हैं। डायमेंशन आएगा हमारे पास किसका, वोल्टेज का, तो वोल्टेज यहाँ पे इसका डायमेंशन दिया है रिस्पेक्टिवली यहाँ पे दिस वन। तो वैल्यू अगर मैं रखूँ m1 L2 t -3 I -1 और पावर हमने क्या माना है यहाँ पे, पावर है आपके पास A। उसके बाद R का डायमेंशन आपके सामने है m1 L2 t -3 और I -2 and now raised to power B. Okay, by rearranging the dimension formula, इधर आपका I है, करंट है तो उसका डायमेंशन हमने I ही कंसिडर किया है, तो इधर हम करते हैं m raised to power A और यहाँ से प्लस हो जाएगा B, साथ में L raised to power 2A और साथ में आपका प्लस 2B, उसके बाद T raised to power -3A -3B and I raised to power -A -2B इज इक्वल टू, इधर आपका डायमेंशन है I। तो अगर आपका ये रिलेशनशिप करेक्ट है जैसा कि इन्होंने कहा है कि वो डिपेंड करता है, तो आपके पास क्या होना चाहिए कि जो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन है वो मस्ट बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड जो आपका डायमेंशन आया है वो। तो अगर मैं इस साइड चेक करूं, यहाँ पे मेरे पास m की जो पावर है वो 0 है, l की पावर भी यहाँ 0 है और t की पावर जो होगी वो भी 0 है, यानी कि इधर वाला जो डायमेंशंस है ना तो वो मास पे डिपेंड करता है ना लेंथ पे ना ही टाइम पे, सिर्फ और सिर्फ करंट है जिसकी पावर यहाँ पे मेरे पास 1 है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं दोनों तरफ को इक्वेट करूं तो यहाँ पे a प्लस b जो आपके पास होगा इट मस्ट बी इक्वल टू 0, सो a इज इक्वल टू -b। सेम रिलेशनशिप आपको यहाँ से मिलेगा और आई थिंक सेम ही यहाँ से मिलेगा। बाकी क्या बचता है आपके पास, -a -2b इज इक्वल टू 1। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम दिस इक्वेशन इनटू दिस इक्वेशन माइनस और साथ में यहाँ पे -b -2b is equal to 1, so plus b -2b is equal to 1 और आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, -b is equal to 1, so b is equal to -1। तो अगर b आपका -1 आया है तो a क्या होगा आपके पास, जाहिर सी बात है 1 हो जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई और b की वैल्यू आपके पास -1 आ गई। तो अगर मैं वैल्यूज़ रख दूँ जो फर्स्ट इक्वेशन हमने कंसीडर की थी उसमें, तो आपके पास क्या होगा, I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v रेज टू पावर a है आपके पास 1 और r रेज टू पावर b आया है आपका -1। तो यहाँ से आपके पास I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v अपॉन r, और जैसा कि आपके पास ओम्स लॉ है भी उसको आप ऐसे ही लिखते हो कि v इज इक्वल टू आई आर। सेम चीज़ आपके पास यहाँ से ऑब्जर्व होती है, तो हियर इज द ओम्स लॉ।
Now moving to the next question, question number 17. The frequency of vibration of a string depends on the length L between the nodes, the tension F in the string and its mass per unit length m. क्या कहा गया है कि अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वाइब्रेशन की वो डिपेंड करती है कि लेंथ कितनी है आपके पास, स्ट्रिंग जो है वो लेंथ कितनी है बिटवीन द नोड्स। ये नोड्स का कंसेप्ट अभी आपके लिए नया होगा लेकिन आप पढ़ोगे इसको +1 में ही। जो लेंथ हुई बिटवीन द नोड्स एल पे डिपेंड करती है, टेंशन एफ पे डिपेंड करती है और द मास पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करती है। ओके तो इस चीज़ को हमें लिखना है और क्या करना है, एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है इसकी फ्रीक्वेंसी के लिए डायमेंशनली। तो अगेन अगर कोई भी हमें फॉर्मूला फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या मान के चलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान के चलते हैं, जो भी क्वांटिटीज़ दी हैं उन पे कैसे डिपेंड करता है वो। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान लेते हैं, किस पे है, लेंथ रेज़ टू पावर a मान लेते हैं, टेंशन एफ रेज़ टू पावर हम b मान लेते हैं और मास पर यूनिट लेंथ अगर मैं इसको म्यू से लिख दूँ अगर, क्योंकि मास म्यू इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे m/l है, मास पर यूनिट लेंथ म्यू और इसकी पावर हम यहाँ पे c कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ से हटाती हूँ तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एक डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट k होगा, l रेज़ टू पावर a, f raised to power b and mu raised to power c. Now putting the dimensions of all these quantities, frequency यहाँ पे है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला t-1 फॉर द फ्रीक्वेंसी, क्योंकि k कॉन्स्टेंट है, डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। l लेंथ है तो लेंथ के लिए डायमेंशन भी l ही यूज़ किया जाता है, तो l रेज़ टू पावर a। f यहाँ पे फोर्स हो गया तो फोर्स का डायमेंशन आपके पास m1 L1 एंड t-2 और पावर यहाँ पे हम कर देंगे यहाँ पे b। उसके बाद म्यू की वैल्यू आपको दी है यहाँ पे भाई, मास पर यूनिट लेंथ है तो मास का डायमेंशन आपके पास m हो गया और लेंथ है तो पर यूनिट लेंथ है, दैट्स वाई L-1 और पावर यहाँ पे हमने c कंसिडर की है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करती हूँ तो जो डायमेंशंस मेरे पास राइट हैंड साइड होंगे वो होंगे m रेज़ टू पावर b प्लस m रेज़ टू पावर c। तो m रेज़ टू पावर b प्लस c, उसके बाद l रेज़ टू पावर a प्लस b माइनस c एंड t रेज़ टू पावर -2b. So by equating the dimensions of left hand side and right hand side, what we get, m यहाँ पे हमारे पास m की कोई डायमेंशन नहीं है तो m 0 है, दैट मीन, और l भी यहाँ पे क्या है, 0 है। तो यहाँ से क्या हो गया, b प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू -c। उसके बाद आपके पास है a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू 0 और एक है आपके पास यहाँ पे -2b इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल होता है तो b इज इक्वल टू 1/2 आ गया। तो b अगर 1/2 है तो जाहिर सी बात है आपके पास जो c होगा, c कितना आ जाएगा, -1/2 फ्रॉम दिस रिलेशन। अब हमें b की वैल्यू भी पता है, c की वैल्यू भी पता है, तो अगर इस इक्वेशन में हम वैल्यूज़ रख दें, b की वैल्यू है आपके पास -1/2 और उसके बाद b की वैल्यू है आपके पास +1/2 और उसके बाद c की वैल्यू है -1/2, तो एक माइनस ऑलरेडी है, एक माइनस यहाँ से, तो माइनस माइनस अगेन क्या हो गया, प्लस हो गया, तो इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगी -1। सो बाय पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन द इक्वेशन नंबर 1 व्हाट वी गेट, जो फ्रीक्वेंसी है आपकी वो डायरेक्टली डिपेंड है लेंथ पावर -1, उसके बाद है फोर्स पावर हो जाएगा यहाँ पे हाफ और उसके बाद है आपके पास मास पर यूनिट लेंथ म्यू और पावर है यहाँ पे -1/2। तो इसको अगर मैं रीअरेंज करूँ तो फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/L इन रूट f अपॉन म्यू। तो here is the required relationship between the frequency, length between the nodes, tension in the string and the mass per unit length. So moving to the next question, question number 18. Test if the following equations are dimensionally correct. डायमेंशनली चेक करना है कि इक्वेशन सही है या नहीं। आपको दिया है कि h यहाँ पे हाइट है, s सरफेस टेंशन है, रो जो है वो डेंसिटी है, p प्रेशर है, v वॉल्यूम है, n कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, म्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी एंड l इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके,
आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई आएगा यहाँ पे, एल नहीं, ये इस आई की बात हो रही है, आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस क्वेश्चन में इतना कुछ भी टफ नहीं है। अगर यहाँ पे आपको पता है कि डायमेंशंस फॉर्मूला क्या है डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के, तो आपको जस्ट डायमेंशंस फॉर्मूला की वैल्यूज पुट करनी है और उसके बाद आपको इक्वेट करना है कि क्या आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आता है तो आपका फॉर्मूला जो है वो करेक्ट होगा, अदरवाइज वो करेक्ट नहीं होगा। तो अगर मैं आपको डायमेंशंस फॉर्मूला बता दूं तो आप वैल्यू पुट करके उसको चेक कर सकते हो। तो एच यहाँ पे हाइट है, तो हाइट या डिस्टेंस एक ही बात है, उसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला आप एल यूज़ करोगे। एस जो है आपका सरफेस टेंशन है, एस जो है सरफेस टेंशन, उसको आप यूज़ करोगे यहाँ फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास है m1 L1 T-2 डिवाइडेड बाय लेंथ हो गया L, सो L से L कैंसिल हो गया। यहाँ पे सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला आया m1 T-2। उसके बाद कोस थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एंगल इन्वॉल्व है, इट इज़ अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपका m 0 है, T 0 है और L भी 0 है। नाउ मूविंग टू द वैल्यू रो का आपको क्या दिया है, डेंसिटी है। तो रो है आपके पास डेंसिटी, जिसको आप लिखते हो मास पर यूनिट वॉल्यूम के साथ। तो मास का डायमेंशन आपके पास m हुआ, वॉल्यूम का हुआ L3, तो ये आपका बन गया m1 L-3। एंड r की वैल्यू यहाँ पे नहीं दी है, तो उसको हम डिस्टेंस मान के चलते हैं कि जनरली r क्या होता है, डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो डिस्टेंस को हम किससे दिखाते हैं, L से। उसके बाद g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो g का जो हो गया आपके पास एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है L1 T-2 हो गया। तो यहाँ से जब आप इसके डायमेंशन फॉर्मूलाज की वैल्यूज़ को पुट करोगे तो एक फर्स्ट वाले के हम चेक कर लेते हैं। तो h है तो इधर L हो गया डायमेंशन फॉर्मूला, 2 एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है तो उसका कोई डायमेंशन नहीं हुआ। s का अगर मैं डायमेंशन पुट करूँ दैट इज़ m1 T-2 और कोस थीटा भी डायमेंशनलेस है, डिवाइडेड बाय रो की वैल्यू कितनी आई है, m1 L-3, साथ में r है तो उसके लिए L हो गया, और है आपका g के लिए आपका L1 T-2। सो नाउ m से m आपका यहाँ पे कैंसिल है और यहाँ पे T⁻⁻2 से T⁻⁻2 भी है कैंसिल। क्या बचता है आपके पास, 1/L⁻⁻3 प्लस 2, यानी कि 1/L⁻⁻1। तो अगर आप चेक करो, आपका जो लेफ्ट हैंड साइड था वहाँ पे डायमेंशन L था और यहाँ पे भी डायमेंशन आपका क्या आ गया, L आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट्स वाई ये डायमेंशन फॉर्मूला आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नाउ अगर आप इसकी बात करते हो तो P यहाँ पे प्रेशर है, और प्रेशर का अगर मैं आपको बता दूँ कि प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से आप इसका डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हो। ये यहाँ पे आपका जो v दिया है वो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के लिए आप जो भी डायमेंशन फॉर्मूला आपका बनेगा वो डायमेंशन फॉर्मूला पुट करोगे। रो यहाँ पे अगेन डेंसिटी है तो यहाँ पे आप डायमेंशन फॉर्मूला उसका लिख सकते हो। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो v है, कैपिटल V, ये वॉल्यूम है भाई, जो चीज़ लिखा हुआ है तो आप उसके अकॉर्डिंग यूज़ करोगे। तो कैपिटल V यहाँ पे वॉल्यूम है, पाई एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, P प्रेशर है, R डिस्टेंस है, T टाइम है, और उसके बाद यहाँ पे 8 अगेन एक नंबर हो गया डायमेंशनलेस नंबर, और साथ में दिया है ईटा की आपको डायमेंशन फॉर्मूला नहीं पता होगा तो ईटा का मैं बता देती हूँ कि ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसका डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास होगा m1 L-1 एंड T-1। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला रख के आप वैल्यू चेक कर सकते हो कि ये इक्वल है या नहीं। L यहाँ पे लेंथ है, L जो दिया है ये लेंथ होगी। उसके बाद जो D पार्ट है, D पार्ट में ये जो N नहीं है भाई, यहाँ पे न्यू है, तो ये है आपके पास फ्रीक्वेंसी, एन की जगह न्यू कर लेना। ये फ्रीक्वेंसी है 1/2 पाई, एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट, m मास है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, l लेंथ एंड i है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका हम अभी आज के लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन में हमने i का जो डायमेंशन है वो फाइंड आउट किया था। तो वैल्यूज पुट करके आप चेक कर सकते हो कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो ये आपका इक्वेशन जो है वो करेक्ट है, अदरवाइज वो इनकरेक्ट है। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 19। लेट x and a stands for distance. Is the relationship integration of dx divided by root a square minus x square is equal to 1/a sin inverse a by x dimensionally correct or not? तो हमें डायमेंशनली चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन जो है उसका जो सोल्यूशन दिया है क्या वो सही है या नहीं। तो हमें वैल्यूज़ दी हैं कि x और a यहाँ पे डिस्टेंस है, तो अगर x डिस्टेंस है तो dx की जगह अगर मैं डायमेंशन लिखूँ तो उसका डायमेंशन होगा l डिवाइड बाय इन रूट, क्योंकि a भी डिस्टेंस है और x भी डिस्टेंस है तो यहाँ पे
एल स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर। अभी हम बात कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन की। तो यहाँ पे आपका डायमेंशन क्या हुआ, एल डिवाइडेड बाय इन रूट एल स्क्वेयर। तो यहाँ से स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल होता है, एल डिवाइड बाय एल, और डायमेंशन यहाँ पे बचता है एल ज़ीरो, यानी कि एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी जो है आपकी राइट हैंड साइड में आती है। तो जाहिर सी बात है, अगर राइट हैंड साइड भी आपका एक डायमेंशन लेस ही वैल्यू आती है तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन होगी वो आपकी करेक्ट है, या जो आपका रिलेशनशिप है वो करेक्ट है, अदरवाइज नहीं। तो चेक कर लेते हैं 1/a। ए के लिए डायमेंशन क्या लिखूँ, एल, साइन इनवर्स a बाई एक्स। अब ये साइन इनवर्स a बाई एक्स जो है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, तो ये डायमेंशन लेस वैल्यू होगी। तो यहाँ पे 1/l और साथ में m0, l0, t0, जो भी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसमें शो करना चाहो, तो यहाँ पे हो गया डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो यहाँ पे डायमेंशन जो बची वो है आपका 1/l, तो इसको मैं l इनवर्स लिख सकती हूँ। तो आपका राइट हैंड साइड पे डायमेंशन था l0 और यहाँ पे आपका डायमेंशन है l-1। तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसमें जो रिलेशनशिप दिया है वो करेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर आएगा नो, इट इज़ नॉट करेक्ट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। Stay tuned for the upcoming videos.